Hello students, how are you? This is me Anushka, and in this video what we are going to cover, cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम देखने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एलिमिनेशन बताया था, उसके भी पहले वाले में सब्स्टिट्यूशन बताया था। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको मेथड्स गिवन होंगे कि हाँ आप इस मेथड से करिए, आप सब्स्टिट्यूशन से करिए या फिर आप एलिमिनेशन से करिए, उसमें आपको मेथड्स गिवन होंगे। अगर नहीं गिवन है तो आपको जो सुटेबल पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन हो गया वो बच्चों को ज़्यादा सुटेबल पड़ता है, या फिर एलिमिनेशन भी, तो आपको जो सुटेबल लगता है आप वो वाला करिए। लेकिन अगर एग्जाम में देता है कि हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, तब तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है। तो जैसे हमारे पास दो पेयर ऑफ इक्वेशन, देखिए पेयर ऑफ इक्वेशन तो हमारे गिवन होंगे क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं पेयर ऑफ इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हैं। तो पेयर ऑफ इक्वेशन तो आपके पास गिवन होंगे ही। तो जैसे मैं मान लेती हूँ कि एक पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। एक पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है विथ टू वेरिएबल, जिसके अंदर हमारे कितने वेरिएबल्स हैं, टू। एक है हमारा x और दूसरा है y। दूसरा हम क्या ले लेते हैं, दूसरा इक्वेशन है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और c1 तो हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a2, y का b2 और कांस्टेंट है c2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हम x1 xy की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका एक मेथड है। क्या है, पहले आप लिखिए यहाँ पे x, यहाँ पे लिखिए आप y, यहाँ पे लिखिए आप क्या, कांस्टेंट टर्म या फिर 1 ले लेते हैं, 1 हमने ले लिया। तो क्या करेंगे अब जो करते हैं वही करेंगे। x है आपके पास, आपका x है, तो आपको उसके कोफिशिएंट को छोड़ करके, उसका कोफिशिएंट क्या है a1 है, यहाँ पे उसका कोफिशिएंट है a2, तो इन दोनों को छोड़ करके आपको इन दोनों को ऐसे लाइन से इधर इधर लिख देना है। कैसे मैं आपको बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे लिख देना है b1, यहाँ पे क्या लिख देना है b2, ठीक है। फिर क्या लिख देना है यहाँ पे c1, यहाँ पे क्या लिख देना है c2। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए y पे क्या है, b1 है, b2 है। x पे क्या था, x पे a1 a2 था, तो हमने b1 b2 और c1 c2 को लिखा है। इसको थोड़ा सा और इधर लिख देते हैं, c1 c2 बीच बीच में करके थोड़ा सा लिखते हैं इसको, b1 b2। तो देखिए x का कोफिशिएंट a1 a2 था, तो उसको छोड़ करके हमने इसके पास क्या लिख दिया, b1 b2 c1 c2 लिख दिया। अब उसके बाद y है, y के पास क्या है हमारा, y के पास है b1 b2, तो b1 b2 को छोड़ करके हम क्या लिखेंगे, पहला तो हम c1 c2 लिखेंगे और दूसरा हम लिखेंगे a1 a2। तो c1 c2 तो इसके पास में है ही, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे a1 a2। अब कांस्टेंट टर्म हमारा c1 c2, तो c1 c2 को छोड़ करके हम क्या लिखेंगे a1 a2 और b1 b2। तो a1 a2 तो इसके पास में है ही, यहाँ पे लिख देंगे b1 b2। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से ये हो जाएगा x के लिए, फिर इस तरीके से इधर करेंगे तो ये हो जाएगा y के लिए, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म 1 के लिए। तो ये पार्ट हमारा x को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है वो y को रिप्रेजेंट करेगा, ये x को रिप्रेजेंट करेगा। और ये वाला पार्ट हमारा 1 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। तो अब किस तरीके से x y z की वैल्यू को निकालेंगे, देखते हैं। क्या करना है, यहाँ पे x लिखना है, x अपॉन इज इक्वल्स टू y में, अपॉन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ से हमको करना है b1 c2 माइनस b2 c1। जब आप मैट्रिक्स पढ़ते होंगे तो मैट्रिक्स में जैसे मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, सेम वही चीज करनी है। क्या, b1 c2 माइनस b2 c1। मैट्रिक्स पढ़ा है ना आपने, 12th चल रही है, सॉरी अभी तो आपका 10th है, तो कहाँ से मैट्रिक्स पढ़ा होगा, नहीं 12th में है मैट्रिक्स। तो क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है b1 c2 का और b2 c1 का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b1 c2 फिर माइनस b2 c1, ये हो गया x का डिनोमिनेटर। y का क्या होगा, c1 a2
माइनस C2A1, ये हो गया। 1 का क्या हो जाएगा, A1B2 माइनस B1A2, ये हो गया हमारे पास। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप फर्स्ट वाले टर्म को लेंगे किसके साथ में, लास्ट वाले टर्म के साथ में। फिर आपको अगर y की वैल्यू निकालनी है तो आप सेकंड वाले को लेंगे किसके साथ में, लास्ट वाले के साथ में। यही काम करना है बस। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि x अपॉन B1C2 माइनस B2C1, आप सीधे सीधा इससे भी कर सकते हैं। देखिए B1C2 माइनस B2C1, x का अगर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, B1C2 माइनस B2C1, x के लिए x वाले को छोड़ देंगे, इतना पार्ट को हम छोड़ देंगे। उसके बाद जब आप y का निकाल रहे हैं, y का निकाल रहे हैं तो C1A2 माइनस A1C2, C1A2 माइनस A1C2, ये हो गया। फिर जब आप y का निकालेंगे तो कांस्टेंट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A1B2 माइनस A2B1। तो उतने पार्ट को छोड़ करके आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, वो भी किसमें करेंगे, जो हमारे कांस्टेंट टर्म होंगे, जो कोएफिशिएंट होंगे किसके, x और y के। और जब y का निकाल रहे थे तो इसको छोड़ करके हमें इसमें मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई करना था। तो बस इतनी ही थी कहानी। अब चलिए इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास गिवन है और बोला गया है क्या कि इसमें आप x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले जो अभी हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, x अपॉन में B1C2 माइनस C1B2, हाँ, इज इक्वल्स टू y अपॉन में क्या था हमारे पास, C1A2 माइनस A1C2, फिर था 1 अपॉन A1B2 और माइनस A1B2 माइनस B1A2। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास गिवन था। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम डिराइव करेंगे, पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू हमारे पास आई क्या। तो ये इक्वेशन गिवन है, इसी से क्या करेंगे, हम कंपेयर करके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो A1 की वैल्यू क्या मिल गई, 1। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, -3, माइनस में होगा तो आपको उसको इंक्लूडेड करना पड़ेगा। तो B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है -3 है, यहाँ पे भी माइनस को लेके चलेंगे तो -3। अब दूसरे वाले से A2 की वैल्यू, दूसरा वाला इक्वेशन, A2 की वैल्यू क्या है, 3 है, और B2 की वैल्यू यहाँ पे y, यहाँ पे y, B2 की वैल्यू -9, तो B2 इज इक्वल्स टू -9, और C2 की वैल्यू -2। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, तो प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ से A1A2 B1B2 और C1 C2 की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे ऊपर वाला, x अपॉन में B1C2 माइनस C1B2, तो B1C2 मतलब -3 -9, B1C2 माइनस C1B2, C1B2 अगेन -3 और -9। तो यहाँ पे क्या आ गया, -3 -9 -3 -9। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे सॉरी C2 की वैल्यू यहाँ पे है 2, मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, यहाँ पे C2 की वैल्यू है 2, वही तो मैं कह रही थी, यहाँ पे फिर 0 हो जाता। तो C2 की वैल्यू है यहाँ पे 2, माइनस में 2, और इसको यहाँ से रिमूव, देखिए B1 की वैल्यू मिली हमें क्या, -3, तो B1 C2 करना है तो B1 और 2 करेंगे तो मतलब -3 इंटू में 2, फिर माइनस C1 और B2 -3 और -9, ये हो गया। अभी ठीक है, इज इक्वल्स टू y अपॉन में क्या करेंगे, C1A2, C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3 और A1 की वैल्यू 1, तो -3 इंटू 1 -3 होगा, फिर माइनस A1 C1 यहाँ पे -3 आएगा, C1 और A2 है तो -3 इंटू में 3, फिर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, C2 और A1 मतलब 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में A1B2 -1 इंटू में -9 मीन्स -9, फिर माइनस A2B1 -3 और
-3 इंटू में -3 -9 -3 इंटू 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू। अब चलिए देखते हैं, x अपॉन में 3 2 जा 6, यहाँ से हो जाएगा 9 3 जा 27, तो 27 माइनस माइनस प्लस हो गया। y अपॉन में क्या हो जाएगा, -3 -9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर -2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में -9 प्लस 9। यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो 1 का जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा है। -9 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। तो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि जो वैल्यू आ जाएगी वो इनफाइनाइट आ जाएगी, तो ये सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये एक केस था हमारे पास जिसमें अगर आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो 0 आ जाए तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। इस केस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर ये होता था तो हम बोलते थे कि लाइन हमारी कोइंसिडेंट हो रही है, मतलब हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। मैनी सॉल्यूशन मीन बहुत सारे सॉल्यूशन। यहाँ पे इनफाइनाइट देख के ये नहीं समझना है कि बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट का मतलब हो जाएगा कि ये पैरेलल्स हैं, मतलब यहाँ पे नॉट इंटरसेक्ट करेंगे, सॉरी नॉट इक्वल होंगे। और अगर होता a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो हम बोलते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है, हमें वन सॉल्यूशन मिलेगा, x और y की एक ही वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो कंडीशन देखने को मिलेगी इस तरीके की मिलेगी, a1 अपॉन a2 यहाँ पे इज इक्वल्स टू होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन इज नॉट इक्वल्स टू होगा c1 अपॉन c2 के। तो ये जो दोनों लाइंस हैं हमारी वो पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो उससे हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक भी सॉल्यूशन हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो पहले आप ये चेकआउट कर लें कि अगर ये पैरेलल हो रही है तब हम इसको इस मेथड से सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इसमें कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, हमें सॉल्व करने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ से नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हम आपको करके दिखाते हैं इस क्वेश्चन का डिवीजन। a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 -3 -9, तो 1/3, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। लेकिन ये अगर देखें c1 अपॉन c2 तो -3/2 है, विच इज नॉट इक्वल। ये जब आपस में इक्वल नहीं है तो ये क्या शो करेंगे, दोनों लाइन पैरेलल शो करेंगी, और पैरेलल में हमें एक भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ से चेकआउट कर लिया है। तो आप अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन करिए, नहीं तो फिर इतना समझना आपके लिए बहुत ही काफी रहेगा अगर आप इतना कर लेंगे तो ये वाला पार्ट। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। हम इसको a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 के फॉर्म में लाएंगे। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो ये हमें क्या देगा, एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए इसमें हम a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या कर देते हैं, थोड़ी से चेंजेस को कर देते हैं। यहाँ से 9 को रिमूव करके हम यहाँ पे 6 कर देते हैं। अभी रेशियो सेम नहीं आएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3। तो यहाँ से देखने पे आपको क्या मिलेगा कि a1 अपॉन a2 1/3 होगा, b1 अपॉन b2 1/2 हो जाएगा, तो इक्वल नहीं होंगे। तो अब देखिए क्या हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और हम इसी मेथड से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से a1 की वैल्यू क्या हो गई 1 और a2 की 3, b1 की -3, b2 की -6, c1 की -3, c2 की -2। तो अब अप्लाई करना है किसमें, इसमें। तो x अपॉन में क्या है, b1 c2 माइनस c1 b2, तो b1 c2 करेंगे, क्या हो जाएगा -3 -2, फिर माइनस क्या करना है c1 b2 -3 -6 -3 -6 इज इक्वल्स टू y अपॉन में क्या करेंगे c1 a2 मतलब -3 इंटू में 3, फिर माइनस a1 c2 1 इंटू में -2 1 इंटू -2, फिर क्या करेंगे इज इक्वल्स टू इधर करके लिखते हैं 1 अपॉन में a1 b2 क्या हो जाएगा -6, फिर b1 a2 -3 माइनस में हो जाएगा -3 और 3। ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन तीनों को। तो x अपॉन में क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा x अपॉन 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस का माइनस है तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, फिर माइनस 6 3 जा 18, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन ये बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, 6 3 जा 18 इज इक्वल्स टू y अपॉन में 3 3 जा 9 -9, फिर 1 2 जा 2, यहाँ पे +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस में 2 आएगा, यहाँ पे माइनस है तो +2
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में -6 है और -6 यहाँ पे किया, ये -9 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये +9 हो जाएगा, +9। तो अब इसको और भी ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 अपॉन में -12, सॉरी x अपॉन में -12 इज इक्वल्स टू y अपॉन में कितना हो जाएगा, -9 + 2 है तो माइनस में 7, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में क्या, 3, 1/3। अब ये तीनों इक्वल है तो क्या हम इसको इक्वल कर सकते हैं, पहले और तीसरे वाले को। x की वैल्यू निकालने के लिए पहले और तीसरे वाले को मैंने आपको बताया था कि इक्वल करना होगा। तो x अपॉन में -12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3, मल्टीप्लाई करिए 3x इज इक्वल्स टू -12, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4, -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अब y की भी वैल्यू निकाल लीजिए इसको और इसको कंपेयर करने से, y अपॉन में -7 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 को इधर ही रहने दीजिए, y को उधर लेके जाइए, तो -7/3, 7 उधर गया, 3 यहीं रह गया, तो 7 का सीधा मल्टीप्लाई करिए तो -7/3 y की वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी अगर आप चाहते तो -12 को उधर लेके जाते, सिर्फ और सिर्फ -12 को उधर लेके जाते तो क्या हो जाता, सीधा सीधा x इज इक्वल्स टू -12/3, इसका मल्टीप्लाई उधर करते तो 3 4 जा -4। तो x और y की यूनिक वैल्यू हमें देखने को मिल गई, x की वैल्यू कितनी आई, -4, y की वैल्यू -7/3। तो चलिए पहले वाले में रख के देखते हैं क्या ये आंसर सही आया है या नहीं। तो -4 -3 लिखा हमने, y की वैल्यू कितनी है, -7/3, और इक्वल किसके होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ये 3 के, या फिर -3 करते हैं, -3 लिखा हमने, अब देखते हैं क्या ये 0 के इक्वल आएगा या नहीं। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -4 ये हो जाएगा +7 -3, तो 4 3 कितने हो जाएंगे, -7 + 7 विच इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये 0 के इक्वल आ गया। तो हमारा जो x और y की वैल्यू है वो क्या करेगी, सेटिस्फाई, और ये वैल्यू क्या है हमारी, राइट है बिल्कुल। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम करते हैं, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं अभी चेकआउट कर लूंगी कि क्या आपके सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है या नहीं, अगर होगा तो उसका जो हमारा चैप्टर है उसको भी कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सेम एज यूजुअल लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।